कक्षा 11 के प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम उदारीकरण के बारे में आपको बताएंगे कि जैसा कि आपको पता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत वर्षों तक अंग्रेज़ों की गुलाम रही और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसे अनेक आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ऐसे में भारत की सरकार ने अपने देश के उद्योग धंधों को विकसित करने के लिए संरचनात्मक नीति का पालन करते हुए विदेशी व्यापार पर बहुत सारे रोक लगा रखे थे। जैसे कि किसी भी विदेशी व्यापार को, विदेशी कंपनी को अपने देश में व्यवसाय लगाने के लिए परमिट, लाइसेंस और कोटा आदि को अपनाना पड़ता था। बिना इसके कोई भी विदेशी कंपनी अपने देश में व्यवसाय नहीं कर सकती थी। किंतु 1991 में एक विश्व अर्थव्यवस्था जब विकसित हो रही थी, से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की ओर अग्रसर हो रही थी और भारत की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम हो गए थे और भारत पर विश्व बैंक का बहुत ऋण हो गया था। ऐसी स्थिति में सरकार ने नई आर्थिक नीति 1991 में बनाई। उसके तहत उसने बहुत सारी चीज़ों को अपनाया और उसमें एक तत्व था उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इन तीनों चीज़ों में संरचनात्मक सुधार करते हुए सरकार ने उदारीकरण को आत्मसात किया। उदारीकरण में बच्चों, सरकार जो भी प्रतिबंध विदेशी व्यापार पर लगाती है उसको कम करने को ही उदारीकरण कहा जाता है। तो बच्चों, इसका जो अर्थ है वो यही है कि उदारीकरण का उदारीकरण के जो उद्देश्य थे उनमें जो मुख्य तत्व थे उसमें ये कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया में जो भी अवरोध आ रहे हैं उनको दूर करना, जिससे कि हमारा देश में आर्थिक विकास तीव्र गति से हो सके। दूसरा पॉइंट ये बच्चों कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश हेतु कि हमारे जो उद्योगपति हैं वो अन्य बाज़ारों में अपनी वस्तु बेच सकें और वहाँ पर अपने उद्योग और व्यवसाय को लगा सकें और हमारे देश में जो निर्मित वस्तुएं हैं वो विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़े, यानी कि जो विदेशों में बनी वस्तुएं हैं उनके आगे वो टिक सकें, उनमें इतनी गुणवत्ता हो, वो इतनी अच्छी हो कि विदेश में बनी वस्तुओं की बजाय लोग हमारे देश में बनी वस्तुओं को खरीदना चाहें। तो इसके लिए बच्चों कि हम अपने देश के उद्योग धंधों का विकास करने के लिए, उनकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए और उनको विदेशी बाज़ार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए सक्षम बनाने के लिए उदारीकरण नीति को सरकार ने अपनाया। तीसरा पॉइंट ये बच्चों कि प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग को प्रेरित करना, निरंतर बजट घाटे एवं आर्थिक व्यवस्था के संकट से उबरने के लिए अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि करना। बच्चों, प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग का मतलब है कि जो विदेशी कंपनियां हैं, विदेशी पूंजी है, उसका अपने देश में उद्योग धंधे लगाने को ही विनियोग कहते हैं। विदेशी जो उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, वो अपने देश में अगर किसी उद्योग को लगाते हैं तो उसको विनियोग कहते हैं, विदेशी विनियोग कहते हैं। तो इसको प्रेरित करना था और जो भारत का बजट घाटा था उसको कम करना था और अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने के लिए जो सरकारी क्षेत्र थे उनको निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि करना था। तो ये तो थर्ड पॉइंट था। एक पॉइंट और बच्चों, निरंतर घाटे में चल रही सार्वजनिक उपक्रम में गतिशीलता तथा कुशलता लाना, कि जो सार्वजनिक उपक्रम यानी कि सरकार के अधीन उद्यम उत्पादन कार्य हो रहे हैं, जो उद्यम हैं सरकार के अधीन है यानी कि पूरी तरह से सरकारी है, उनमें जो वो घाटे में जो चल रही हैं सरकारी कंपनियां, उन कंपनियों में गतिशीलता और कुशलता लाना कि वो
ज़्यादा उत्पादन कर सकें, अच्छा उत्पादन कर सकें और गुणवत्ता में भी अच्छी वस्तुओं का उत्पादन कर सकें, जो सरकार की कंपनियां हैं। और पांचवा क्षेत्र है बच्चों वित्तीय क्षेत्र में आधारभूत सुधारों के द्वारा उत्तम पूंजी मुद्रा बाजार का विकास करना। बच्चों पूंजी विकास के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ है। बिना पूंजी के हम विकास नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, अपने व्यक्तिगत तौर पे देखिए कि अगर हमारे पास पैसा रहता है तभी हम अपने घर का, उसका विकास, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। बिना पैसे के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों पूंजी ही एक ऐसा है, अगर हमारा पूंजी बाजार, मुद्रा बाजार है, वो अगर उन्नत नहीं है, वो अगर विकसित नहीं है, तो हमारे देश में उत्पादन कार्य भी विकसित नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हमें अपने मुद्रा बाजार को विकसित करना था, जिससे कि हमारे देश में जो बैंकिंग व्यवस्था है वो विकसित हो सके। लाल फीताशाही और अक्षमता को दूर करना। बच्चा लाल फीताशाही जो है वो सरकार जो नियम बनाती है, कभी कभी वो नियम फाइलों में ही बंद रह जाते हैं और वो जनता तक नहीं पहुंच पाते। कागजी कार्रवाई उन पर होती रहती है और वो कागज़ों पर ही बनते हैं, कागज़ों पर ही ख़त्म हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को, लाल फीताशाही को दूर करना और संसाधनों के जो भारत के जो संसाधन हैं, चाहे वो मानव संसाधन हो, चाहे वो पूंजी हो, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो, जिस भी तरह के संसाधन, उन सभी संसाधनों का अच्छा उपयोग करना और उनके अपव्यय को दूर करना। कृषि उत्पादन में चहुंविधि वृद्धि करना और जो भारत की जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है, उस पर पूरी तरह से वृद्धि करना, चतुर्दिक वृद्धि करना, जिससे कि कृषि में उत्पादन संभव हो सके। अनुसंधान एवं नवीन तकनीकी के ज्ञान के समुचित प्रबंध को प्राथमिकता देना। किसी भी क्षेत्र में जो अनुसंधान हो रहा है, नवीन तकनीकी आ रही हैं, उन सब चीज़ों को प्राथमिकता देना। फिर विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय स्थापित करते हुए मूलभूत समस्याओं, जो हमारे देश की गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, आर्थिक विषमता आदि, इन सब के यथासंभव निराकरण का प्रयत्न करना। तो बच्चों ये मुख्य रूप से उदारीकरण के उद्देश्य थे, जिनसे कि भारत की अर्थव्यवस्था के उन्नत होने के आसार थे। जो भारत की अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी, विकासशील अर्थव्यवस्था है। तो इन सब चीज़ों को, विकासशील अर्थव्यवस्था को और आगे बढ़ाने के लिए उदारीकरण को सरकार ने अपनाया और उसके जो परिणाम स्वरूप हमारे देश में औद्योगिकरण विकसित हुआ। जैसा कि आप वर्तमान में देख रहे हैं, मजबूत बैंकिंग व्यवस्था हुई। तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा हमारे देश में इन सब चीज़ों का, उदारीकरण का लाभ सरकार को मिला। उदारीकरण के जो उपाय हैं बच्चों, वो अब कल पढ़ाएंगे। आज आप लोग इस उद्देश्य को, उदारीकरण का अर्थ और उदारीकरण के उद्देश्य, ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन है, इसको आप लिखिएगा कि उदारीकरण का अर्थ लिखते हुए उदारीकरण के उद्देश्यों को समझाइए। ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, इसको आप लोग अपनी कॉपी में आज ही लिख लीजिएगा और संभव हो सके तो उदारीकरण का अर्थ याद कर लीजिएगा। थैंक यू बच्चों।